जी हाँ दोस्तों, संस्कृत साहित्य के इन प्रश्नों को छोड़कर आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इस हिंदी के पेपर में संस्कृत का कुछ ही हिस्सा आपको याद करना होगा और उसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर संस्कृत साहित्य से भी कुछ ही पढ़ना होगा और उसका व्याकरण भी थोड़ा ही पढ़ना होगा, जिसके नंबर पूरे के पूरे मिल जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस छोटे से क्षेत्र से भी सारे के सारे नंबर आपको क्लियर करवा देते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये दिया गया, महावीर चरितम नाटक का नायक कौन है? तो इसके नायक कौन है? श्री राम, हनुमान, महावीर या परशुराम? दोस्तों इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, श्री राम। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? तो 5, 7, 9 या 11? दोस्तों इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें अंक हैं 7। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है, तो इसका प्रधान रस क्या है? वीर, श्रृंगार, करुण या हास्य? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी करुण रस। इसके बारे में इससे पहले आपने पढ़ा है। अगला प्रश्न देखिएगा। भवभूति का सर्वोत्कृष्ट नाटक है, तो इनका सर्वोत्कृष्ट नाटक कौन सा है? उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, उत्तर राम चरितम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, उत्तर रामचरितम के छठे अंक में किसके युद्ध का वर्णन है? तो किसके युद्ध का वर्णन है? लव कुश, लव चंद्रकेतु, राम रावण या रामचंद्र केतु? तो दोस्तों इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो है बी, यानी लव और चंद्रकेतु। चंद्रकेतु लक्ष्मण के बेटे का नाम था और लव श्री रामचंद्र जी के। अगला प्रश्न देखिएगा। नैषधीय चरितम के रचयिता कौन है? तो कौन है? बाणभट्ट, भवभूत, श्रीहर्ष या कालिदास? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी श्रीहर्ष। अगला प्रश्न देखो। नैषधीय चरितम का उपजीव्य है, यानी इसका आधार ग्रंथ क्या है? रामायण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत या महाभारत का नलोपाख्यान? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, महाभारत का नलोपाख्यान। अगला प्रश्न देखिएगा। नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? तो 16, 18, 20 या 22? दोस्तों इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, इसमें 22 सर्ग हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। नैषधीय चरितम की विधा है, तो यह किस विधा की रचना है? महाकाव्य, गीत काव्य, गद्य काव्य या नाटक? तो दोस्तों इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, यह है महाकाव्य। और इसकी गणना किसमें की जाती है, इसे आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिएगा। नैषधीय चरितम में प्रधान रस कौन सा है? तो वीर, श्रृंगार, करुण या हास्य? दोस्तों इसका विकल्प हो जाएगा सही, बी वाला, यानी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न आया है, नैषधीय चरितम की नायिका कौन है? तो इसकी नायिका कौन हो जाएगी? सरस्वती, अवंतिका, दमयंती या उर्वशी? यहाँ पर विकल्प सही है सी वाला, दमयंती। अगला प्रश्न देखिए। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो यहाँ पर सीधे से टिक कर लो, नैषधीय चरितम को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, उदिते नैषधे क्वा माघः क्वा चा भारवी? जब नैषध चरित उदित हुआ तो कहाँ माघ और कहाँ भारवी? किस कवि से संबंधित है? श्रीहर्ष, भारवी, माघ या अश्वघोष? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा पहला, यानी श्रीहर्ष। अगला प्रश्न देखो। कन्नौज के राजा से किस कवि को 2 पान और आसन सम्मान में मिलता था? दोस्तों कन्नौज के जो राजा थे दो, वो गढ़वाल वंशीय थे, विजय चंद्र और उनके पुत्र जयत चंद्र। इन दोनों के सभा पंडित थे। कौन थे? विकल्प देखिएगा, यहाँ पर ये सही हो जाएगा बी वाला, श्री हर्ष। अगला प्रश्न देखो। नैषधीय चरितम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो भीष्म पर्व, शांति पर्व, वन पर्व अथवा सभा पर्व? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी वन पर्व। अगला प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की है? तो कौन सी है इनकी? ऋतु संहार, रत्नावली, शिशुपाल वधम या विजय प्रशस्ति? यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प सही है, विजय प्रशस्ति। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? तो इसमें से कौन सी नहीं है? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा पहला वाला, यानी बुद्ध चरितम। दोस्तों यह जो रचना है यह अश्वघोष की है। अगला देखिएगा। नैषधीय चरितम में कुल पद्य हैं, तो कितने हैं? 18, 30, 28, 30, 8, 30 या 430? यहाँ पर बी वाला विकल्प सही है, 2830।
अगला प्रश्न देखो, बृहत्त्रयी महाकाव्य नहीं है। हमने क्या बताया था, किशन से बताया था किरातार्जुनीयम, सस शिशुपालवधम और न से नैषधीय चरितम। तो ये हो गए बृहत्त्रयी के। उसके बाद में कुमेर बताया था, कुमेर में नाम आ जाता है रघुवंशम का। ये बृहत्त्रयी का महाकाव्य नहीं बल्कि लघुत्रयी का है। अगला देखिएगा, किस कवि ने अपने महाकाव्य को श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा माना है? तो किसने माना है, श्रीहर्ष, शूद्रक, विशाख दत्त अथवा बाणभट्ट? दोस्तों इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, श्रीहर्ष ने माना है। अगला देखिएगा, नैषधीय चरितम में श्रीहर्ष ने कुल कितने छंदों का प्रयोग किया है? तो 18, 19, 20 या 21? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा ये 19, यानी बी वाला विकल्प इसका सही है। इससे पहले हमने जो बताया था दोस्तों, आपको याद है, एक में 22 बताया था, वो है शिशुपालवधम। शिशुपालवधम में 22 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, जबकि नैषधीय चरितम में 19। अगला देखिएगा, तुरंग बाण की उपाधि से अलंकृत महाकवि कौन है? तो कालिदास, भारत, बाणभट्ट या भवभूति? तो यहाँ पर बाण आ गया, बाण से बाण को जोड़ दो, बाणभट्ट, सी वाला विकल्प सही। अगला देखिएगा, हर्षचरितम किसकी रचना है? तो हर्षचरितम किसकी रचना है? हर्षवर्धन, अश्वघोष, श्रीहर्ष या बाणभट्ट? दोस्तों इसका डी वाला विकल्प सही है, बाणभट्ट की रचना है। अगला देखिएगा, हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं? तो कितने इसमें, 4, 6, 8 या 10? दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो है सी, इसमें 8 उच्छ्वास हैं। हर्षचरितम के प्रथम 3 उच्छ्वासों में चित्रण है, किसका चित्रण किया गया है? दोस्तों इसका सीधे से टिक कर लो, पहला वाला विकल्प, बाणभट्ट की आत्मकथा, यानी बाणभट्ट ने इसमें अपने बारे में लिखा है। अगला देखो, हर्षचरितम की विधा है, तो कौन सी विधा है हर्षचरितम? चंपू काव्य, गद्यकृत, महाकाव्य या नाटक? दोस्तों इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, ये है गद्यकृति। अगला देखिएगा, कादंबरी का उपजीव्य है? दोस्तों इसका सी वाला विकल्प सही है, बृहत कथा। अगला देखिएगा, ये दिया गया है, सुकनास ने किसको उपदेश दिया था? तो किसको दिया था, पुंडरीक को, कपिंजल, तारापीड़ या चंद्रापीड़? दोस्तों इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, चंद्रापीड़ को उपदेश दिया था। सुकनास कौन था? सुकनास जो था चंद्रापीड़ का प्रधान मंत्री था। आइए अगला देखते हैं, कादंबरी में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार, वीर, करुण या हास्य? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा ए वाला, श्रृंगार रस की प्रमुखता है। अगला देखो, शूद्रक पूर्व जन्म में कौन था? जैसा कि आपको पता है, कादंबरी के जो पात्र हैं 3 जन्मों की इसमें कहानी है, तो ये शूद्रक पहले जन्म में क्या था? इसका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये था चंद्रापीड़। अगला देखिएगा, कादंबरी के शेष भाग को किसने पूरा किया था? तो यहाँ पर एक बार में ही टिक कर लो, इसको पूरा किया था पुलिन भट्ट ने, पुलिन भट्ट जो कि बाणभट्ट जी के पुत्र थे। अगला देखिएगा, अच्छोद सरोवर किससे संबंधित है? रत्नावली, मेघदूतम, स्वप्नवास वदत्तम या कादंबरी? तो दोस्तों इसका डी वाला विकल्प सही है, कादंबरी से संबंधित है। अगला देखिएगा, बाणभट्ट को कविता कामिनी का कामदेव किसने कहा है? तो ऐसा किसने कहा, जयदेव, कल्हड़, भर्तृहरि या नारायण भट्ट? इसका दोस्तों पहला वाला विकल्प सही है, जयदेव ने बाणभट्ट को कविता कामिनी का कामदेव कहा है। अगला देखो, अमोघ कला ही महामुनि सेवा भवति, सूक्ति किस ग्रंथ की है? तो दोस्तों इसको एक बार में ही टिक कर लो, ये है सूक्ति कादंबरी की। अगला देखो, क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम, यानी क्षमा जो होती है वो सभी तपस्याओं की आधार होती है, सूक्ति किसकी है, किस ग्रंथ की है? रत्नावली, अवंत सुंदरी कथा, हर्षचरितम या रघुवंशम? दोस्तों इसका जो विकल्प सही है वो हो जाएगा सी, ये है हर्षचरितम की। कादंबरी की गद्य शैली है, कैसी शैली है? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली या उपर्युक्त सभी? तो आपको पता होना चाहिए कि बाणभट्ट ने जो लिखा है वो पांचाली शैली में, ये सी वाला विकल्प इसका सही है। अगला देखिएगा, ये दिया गया है, बुद्ध चरितम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो इससे पहले आया था, हमने इसको बता दिया था दोस्तों कि यह जो रचना है यह है अश्वघोष की। इस प्रकार से इसका डी वाला विकल्प टिक करना। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? दोस्तों आपको पता है कुट्टनियाँ क्या होती हैं? ये जो वेश्याओं को शिक्षा देने वाली नारियाँ होती हैं उन्हीं को कुट्टनियाँ कहा जाता है। अच्छा, ये क्या करती हैं, कैसा ज्ञान देती हैं? दोस्तों ये ठगने का ज्ञान देती हैं, वेश्याओं को बताती हैं कि तुम ऐसे लोगों को ठग सकती हो। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा 38 का ए, यानी रत्नावली।
अगला देखिएगा, महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत ग्रंथों की संख्या है। तो कितने ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं? 5, 7, 9 या 11? दोस्तों इसका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, 7 ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। अगला प्रश्न देखो, मालविकाग्नि मित्रम में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी है, तो इसकी दूसरी पत्नी कौन थी? मालविका, मदनिका, इरावती या धारणी? इसका दोस्तों सी वाला विकल्प सही है, इरावती थी इसकी दूसरी पत्नी। अगला देखिएगा, मालविकाग्नि मित्रम की प्रस्तावना में कालिदास ने किस नाट्यकार का स्मरण किया है? तो कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम नाटक की शुरुआत में किसको याद किया है? भरत को, भारवी को, भवभूति को या भास को? आपको पता है संस्कृत के महान नाटककार हैं भास जी, इन्हीं को इन्होंने यानी कालिदास जी ने याद किया है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी थी? इसको दोस्तों आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सची तीर्थ में गिरी थी। अगला देखिए, दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो क्या नाम था उसका? उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा या सानुमति? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, सानुमति को इसने भेजा था। अगला देखिएगा, मेघदूतम में पूछ रहा है जहनु कन्या कौन है? तो कौन है जहनु की पुत्री? निर्विंध्या, नर्मदा, गंगा या रेवा? इसका ए वाला विकल्प सही है, ये है निर्विंध्या। अगला प्रश्न दिया गया है, मेघदूतम में यक्ष के अनुसार कितने महीने शेष हैं? अभी कितने महीने शेष हैं? दोस्तों आपको पता होगा 12 महीने उसको वहाँ पे रहना था, 8 महीने बीत गए थे, तो कितने बचे थे? 4 महीने शेष बचे थे। आषाढ़ के प्रथम दिवस उसको बहुत याद आती है, किसकी? यक्षड़ी की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया है, मृच्छकटिकम का नायक कौन है? मैत्रेय, सकार, चारुदत्त या आर्यक? साथियों इसका सी वाला विकल्प सही है, ये है चारुदत्त। मृच्छकटिकम की नायिका कौन है? मदनिका, उर्वशी, मालती या वसंत सेना? दोस्तों इसका डी वाला विकल्प सही है, ये जो वसंत सेना है यह मृच्छकटिकम की नायिका है। मृच्छकटिकम शाब्दिक अर्थ देख लो, मृत माने होता है मिट्टी और सकटिका माने होता है गाड़ी, तो मिट्टी की गाड़ी यहाँ पर नाम दिया गया है इस पुस्तक का, इस ग्रंथ का। अगला देखिएगा, मृच्छकटिकम की विधा है, तो मृच्छकटिकम किस विधा की रचना है? प्रकरण, महाकाव्य, खंडकाव्य या नाटिका? दोस्तों इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये है प्रकरण। अगला देखिएगा प्रश्न, मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम है, तो पहले अंक का क्या नाम है? एक बार में ही टिक कर लो, पहले अंक का नाम है अलंकार न्यास। मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य रचना है? शूद्रक की, अश्वघोष की, विशाखदत्त की अथवा भास की? दोस्तों इसके बारे में आपको पता होगा, ये है विशाखदत्त की। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में नायिका, विदूषक और स्त्री पात्रों का अभाव है? तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा डी वाला, मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त, चाणक्य इत्यादि आते हैं, लेकिन इसमें नायिका, विदूषक और कोई स्त्री पात्र नहीं है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें श्रृंगार रस का बहिष्कार किया गया है? तो किसमें श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है? मुद्रा राक्षस, रत्नावली, राजतरंगड़ी या वासवदत्ता? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जहाँ कहीं स्त्री होगी नहीं वहाँ पर श्रृंगार की बात कैसी आएगी? तो यही पहला वाला ही टिक कर लो भाई, मुद्रा राक्षस। अगला देखिएगा, मुद्रा राक्षस कितने अंकों का नाटक है? तो ये 5, 7, 9 या 11? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, मुद्रा राक्षस में 7 अंक हैं। अगला देखिएगा, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो इसके नायक का क्या नाम है? यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, चाणक्य। बहुत बुद्धिमान थे ये, आपको पता होगा ना। आइए अगला देखते हैं, आचार्य मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजनों का उल्लेख किया है? तो कितने काव्य प्रयोजन बतलाए हैं? 3, 4, 5 या 6? दोस्तों इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। जैसे यश से अर्थ कते, व्यवहार विद्य, श्वेत छतय, सद्य परिनिवृतय, कांता समित तय उपदेश युजे। अगला प्रश्न देखो, काव्य शास्त्र का विश्वकोश कहते हैं, किसको कहते हैं? साहित्य दर्पण को, रसगंगाधर को, काव्य प्रकाश को या नाट्य शास्त्र को? यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा साहित्य दर्पण को। फिर देखिए ये प्रश्न आया है, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने भेद हैं? तो उन्होंने कितने काव्य माने हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, 3 काव्य माने हैं। अच्छा कौन कौन से माने हैं?
दोस्तों इन्होंने माने हैं उत्तम, मध्यम और अधम काव्य, यानी ये 3 प्रकार के काव्य इन्होंने बतलाए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों दिया गया है, राजशेखर ने कितने नाटकों की रचना की? 2, 3, 4 या 5? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, 4 नाटकों की रचना की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, पीयूष लहरी दिया गया, पीयूष लहरी किसकी रचना है? अश्वघोष की, भास की, शूद्रक की या पंडित राज की? तो पंडित राज जगन्नाथ ये पूरा नाम है इनका दोस्तों। यहाँ पर यही वाला विकल्प सही भी है, पंडित राज जगन्नाथ। अगला देखो, बेड़ी संहार नाटक किसकी रचना है? तो इसको किसने लिखा? नारायण भट्ट, राजशेखर, शूद्रक या कालिदास ने? तो यहाँ पर इसका पहला विकल्प सही है, नारायण भट्ट ने बेड़ी संहार नाटक लिखा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत साहित्य में राधा को प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसका है? तो किसको जाता है प्रथम श्रेय? भर्तृहरि को, जयदेव को, कल्हड़ को या नारायण भट्ट को? तो दोस्तों इसका बी वाला विकल्प सही है, जयदेव को। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में कौन सी रचना भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नहीं है? तो किसको भर्तृहरि ने नहीं लिखा है? दोस्तों इसको सीधे से विकल्प टिक कर लो, ये जो आया बिल्कुल अलग, तिल शतक, यह बिल्कुल अलग चीज आ गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, कल्हड़ कृत यानी कल्हड़ जी ने जो लिखी है राज तरंगिणी, यह किस विधा की रचना है? खंड काव्य, गीत काव्य, महाकाव्य या नाटक? तो साथियों इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, ये है महाकाव्य। अगला, विक्रमांक देव चरितम किसकी रचना है? सुबंधु की, जयदेव की, कल्हड़ की या बिल्हड़ की? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा बिल्हड़ की। अगला प्रश्न दिया गया, चौर पंचाशिका का वर्ण विषय है, तो क्या है? कवि की गुप्त प्रणय लीला का उत्तप्त वर्णन, चौर कला में निपुणता के सिद्धांत, चोरी न करने है तो उपदेशात्मक पद्य या चोरों के 50 कहानियां? तो साथियों इसका विकल्प सही हो जाएगा ए वाला, यानी कवि की गुप्त प्रणय लीला का उत्तप्त वर्णन। अगला आया है प्रश्न जिसमें सुमेलित करना है, तो और उसके बाद में कोटबद्ध किया गया उसका चयन करना है। तो आइए सबसे पहले मिलान करवा देते। 1-2 को आपको परीक्षा में क्या करना है, 1-2 का मिलान कर लेना है और फिर विकल्प में झांक के देखना है कहीं ऐसा बिल्कुल निराला तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखो, सुबंध को वासवदत्ता से आपने मिला लिया, 1 को 4 से मिला लिया। अब आइए हम यहाँ पे झांक के देख लेते हैं, ऐसा कोई है क्या बिल्कुल हटके ए 4 से मिल रहा हो? दोस्तों जी हाँ, ऐसे मिल गया है। यहाँ पर देखिए बी वाला विकल्प A4 ये मिल गया है ना। अब ऐसा कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प इसका सही है। आइए अगला देखते हैं। ये दिया गया फलम शब्द है, तो फलम कैसा शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा नपुंसकलिंग, यानी सी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, राम शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है, तो इसका कौन सा है? दोस्तों इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा रामात। साथियों जहां कहीं भी आपको मिल जाएगा ऐसा रूप जिसके अंत में आत लगा हुआ होगा, वो पंचमी एक वचन का ही होता है। आइए अगला देखते हैं, मोनोरूप किस विभक्ति का है? तो ये यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रथमा एक वचन, पंचमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन या सप्तमी एक वचन? दोस्तों इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा सप्तमी एक वचन। अगला देखिए, भानु शब्द का तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन में रूप बनता है, तो क्या बनता है? दोस्तों जहां कहीं भी आपसे पूछ लेगा, किसी भी नाम का पूछ ले कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन का रूप बता दो, तो वहां पर आप देखिएगा जिसके अंत में भ्याम लगा हुआ होगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? यही वाला सही है। आइए अगला देखते हैं, पितरौ शब्द रूप किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन या उपयुक्त दोनों अथवा इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। साथियों हम आपको बता दें जितने भी शब्द रूप होते हैं सबके प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन एक ही रूप चलते हैं, और तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन एक ही रूप चलते हैं, षष्ठी, सप्तमी का द्विवचन एक ही रूप चलते हैं। अगला देखिएगा, ये दिया गया है, राम शब्द के रूप किस शब्द के समरूप चलते हैं? तो किसके समान चलेंगे? जैसे राम अकारांत पुल्लिंग है, उसी प्रकार से बालक शब्द भी अकारांत पुल्लिंग है, तो इसी के समान चलेंगे। अगला देखो, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब ऐसा स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में बड़ा आ रहा हो, तो ऐसा तो एक ही है बालिका।
अगला देखो, सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा या चौथा? साथियों इसका विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, यानी सखाया। अगला दिया गया है भूपति। भूपति माने राजा होता है, इसका षष्ठी एक वचन का रूप बनता है। तो इसका दोस्तों षष्ठी एक वचन में जो रूप बनता है वो हो जाता है भूपते है। इसी प्रकार से पंचमी का एक वचन भी भूपते ही बनता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप है। तो नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन में जो रूप बनता है वो होता है नदी है। नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदी है। अगला देखिएगा, मातुः किस विभक्ति का रूप है? तो यह किस विभक्ति का है? हमने बताया है अभी कुछ बाकी था। देखिएगा यहाँ पर जो पहला दिया गया है पंचमी विभक्ति, यही सही हो जाएगा। जैसे माता का यानी मातृ शब्द हो, पितृ शब्द हो, ये जितने भी होते हैं ऐसे वाले शब्द, इनका पंचमी और षष्ठी का एक वचन एक ही रूप होता है। अगला देखिएगा, वारिडी में विभक्ति है तो कौन सी है? वारी, वारिडी, वारीडी, वारी, वारिडी, वारीडी। तो यहाँ पर कौन सा मिल रहा है आपको? प्रथमा विभक्ति आपको मिल रही है, द्वितीय विभक्ति मिल रही है, और इसके अलावा कोई नहीं है, यानी यहाँ पर आपको बी वाला विकल्प चुन लेना है। अगला देखिएगा, धेनु शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है। तो इसका षष्ठी बहुवचन क्या हो जाएगा? जिस किसी का भी पूछ ले ऐसे जहाँ पर नाम आ जाए, या आप ऐसे पहचान लो जिसके अंत में कहीं नाम, डाम या साम आ जाएगा, यहाँ पे वो षष्ठी बहुवचन का होता है। दोस्तों यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ था, इसके अंत में इसको हलंत लगा लीजिएगा। अगला देखिएगा, पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। तो पति शब्द का सप्तमी एक वचन में जो रूप बनता है वो हो जाता है पत्यो, यानी इसका सी वाला विकल्प सही है। अगला देखो, पितृ शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप बनता है तो क्या बनता है? पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितरन। तो पहली ही लाइन पे जाना है, पिता पितरो पितरः, यानी ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला, मातृ शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप है। तो द्वितीय बहुवचन का जो रूप होता है मातृ शब्द का, या पितृ से थोड़ा हटके होता है, इसलिए अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर विकल्प सही है डी वाला, मातृ शब्द बनता है। अगला देखो, राम शब्द का द्वितीय द्विवचन का रूप क्या है? तो हमने कहा था जहाँ कहीं भी द्वितीय द्विवचन पूछे चाहे प्रथमा द्विवचन पूछे एक ही होता है, और राम का तो रामो बनता ही है। अगला देखो, तद शब्द का स्त्रीलिंग, तद माने वह होता है, इसका स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनता है? तो जब स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन की बात कर लेना तो वहाँ पर तासाम ये वाला सा लग जाएगा, ठीक है। अगर पुल्लिंग कह देता, पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, तो ये सी वाला विकल्प टिक कर लिया जाता। अगला देखिएगा, अस्मद, अस्मद मतलब हमारे लिए, जो अपने लिए रूप चलते हैं, जैसे अहम आवाम वयम होता है, इस शब्द का चतुर्थी बहुवचन में क्या रूप बनता है? तो यह रूप बनता है दोस्तों ये डी वाला, अस्मभ्यम। ये चतुर्थी में बनता है मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम। अगला देखो, युष्मत शब्द के षष्ठी एक वचन का क्या रूप है? तो षष्ठी एक वचन का रूप क्या बनता है? यहाँ पर इसका दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, तो युष्मत मतलब तुम्हारे लिए, जो तुमसे संबंधित रूप चलते हैं सर्वनाम के। अगला दिया गया है, गुरु शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप बनेगा। तो क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर गुरुड़ा बनेगा, गुरो, गुरवे या गुरवो हो। दोस्तों इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, गुरवे। ज़्यादातर साथियों से गलती हो जाया करती है, आप लोगों ने दोस्तों गाड़ियों में लिखा पाया होगा या किसी के दरवाजे पर लिखा पाया होगा, अन्य जगहों पर आपने लिखा पाया होगा जहाँ पर गुरवे तो लिखा होता है लेकिन रा में छोटे ऊ की मात्रा लगाए होते हैं, वहाँ पर दोस्तों त्रुटि होती है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। आइए अगला देखते हैं, जगत शब्द के षष्ठी द्विवचन का रूप होगा। तो जगत षष्ठी द्विवचन का रूप दोस्तों बन जाता है जगतोह, यानी इसका डी वाला विकल्प सही है। अगला देखिएगा, दृश धातु, दृश या पस है ना, उसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। तो इसका दोस्तों बन जाता है पस से, ये हो जाएगा ए विकल्प। लोट लकार यानी आज्ञार्थक होता है। किम शब्द, किम माने क्या होता है? किम माने कौन भी होता है। इस शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप बनेगा। तो सप्तमी एक वचन का जो रूप बनता है दोस्तों वो हो जाता है कश्याम, यानी इसका ए वाला विकल्प सही है। अगला देखिएगा,
सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप है। जो दोस्तों सर्व शब्द है, सर्व माने सब होता है, इसका स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन में बन जाता है सर्वस्याम, यानी इसका डी वाला विकल्प आपको चुन लेना है। अगला देखो, राजन, राजन माने राजा होता है ना, इसका द्वितीय बहुवचन रूप बनता है तो राजा राजानो राजानः, राजानम राजानो राज्ञः, राज्ञः बन जाएगा। यहाँ पर सी वाला विकल्प चुन लेना है। अगला, युवाभ्याम शब्द किस विभक्ति का रूप है? तो हमने कहा था दोस्तों कि जहाँ कहीं भी आपको भ्याम मिल जाएगा, तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन होता है, ऐसा विकल्प आपको ये मिल रहा है डी वाला, यही आपको टिक कर लेना, चूंकि तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन यहाँ पर सभी सही हैं। अगला देखिएगा, राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप बनेगा, तो राम शब्द का तृतीय द्विवचन में जो रूप बनेगा वही हो जाएगा, जैसे पिछला वाला भ्याम जुड़ गया था वैसे यहाँ भी आपको भ्याम जोड़ लेना है। अगला देखो, आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो इन्होंने कितने काव्य गुण माने हैं इसके बारे में बताइएगा, 10, 3, 15 या 8? दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है बी वाला, इन्होंने 3 गुण माने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, तो धातु रूप किसको कहते हैं दोस्तों? ये संज्ञा पद को कहते हैं, कर्म पद को कहते हैं, या क्रिया को, या विशेषण पद को? तो आपको भली भांति मालूम होगा क्रिया पद को धातु कहा जाता है। अगला, कौन सी धातु सकर्मक नहीं है? सकर्मक मतलब कर्म सहित वाली नहीं है, तो यहाँ पर बी वाला विकल्प सही है, नृत्य। नृत्य माने होता है नाचना। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा नहीं कहता है कि आप ये नाचते हो, कैसा कोई कहता है? तो दोस्तों कोई नहीं कहता है, लेकिन जैसे पढ़ने की बात आ जाए तो कहते हैं वो पुस्तक पढ़ता है, वो पत्र पढ़ता है। अगर सी विकल्प की बात कर लेना दोस्तों, तो यहाँ पर आया मच, मच नहीं भच होना चाहिए था। तो जैसे कोई आम खाता है, अमरूद खाता है, तो वहाँ पर कर्म हो जाता है, ये सकर्मक हो जाती है। फिर जो डी विकल्प पर दिया गया हन, हन माने होता है मारना। अच्छा, मारने की जब बात आती है तो जैसे कोई किसी को मारता है, तो किसी को मारता है तो वहाँ पर भी ये सकर्मक हो जाती है। इस प्रकार से बी विकल्प क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, सूची यहाँ पर दी गई है दोस्तों, पहली को दूसरी से मिलान करना है, उसके बाद में कूट का चयन करना है। तो आइए हम पहले 1, 2 को मिलवाते हैं, उसके बाद में फिर इसका जो कूटबद्ध होगा उसका चयन करेंगे। देखिए यहाँ पर कालिदास ये हो जाएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। अब आपने 1 को मिला लिया, माह को मिला लीजिएगा शिशुपाल वधम। आपने मान लो आपको 2 ही याद हैं, तो आप क्या करेंगे आगे, A, 2, B, 3। देखिएगा A, 2, B, 3 कौन सा मिल रहा है साथियों? A, 2 यहाँ पर मिल रहा है, B, 3 यहाँ पर मिल रहा है ना। ऐसा किसी विकल्प में नहीं आया, आपको इसी विकल्प को टिक कर लेना है, यानी इसका A विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन है? ये कई बार आ चुका है दोस्तों, ये हैं दंडी जी। अगला देखिएगा, आज का अंतिम और 100वां प्रश्न ये दिया गया है, यहाँ पर भी सूची आई है, पहली सूची को दूसरी से मिलान करना है और उसके बाद में जो कूटबद्ध दिया गया उसका चयन करना है। तो मिलाइएगा, लट लकार, वर्तमान काल, लोट लकार, आज्ञार्थक। मान लो आपको कम ही याद है या आप समय की बचत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ए को 2 से, बी को 3 से मिलाना है। आइए विकल्प चुन लेते हैं, देखिएगा कौन सा आ रहा है ऐसा, ए को 2 से और बी को 3 से, ऐसा विकल्प सी वाला मिल रहा है। आपको दोस्तों इसी विकल्प को टिक कर लेना है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि इससे भी सटीक चीज़ें आपको कम से कम समय में बताते चलें। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इतना ज़रूर बताते जाना कि आपने यहाँ पर कितने प्रश्न किए हैं। और आइए दोस्तों, आज के अंक में इतना रहा, और अगले अंक में हम हिंदी के ही और भी प्रैक्टिस सेट लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो आइए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।